A very good noon to each and every one of you. I am Richa Sharma and you are watching Parcham. आज है 5th of March और आज के डेली करंट अफेयर सेशन हमको करने हैं डिस्कस. बिफोर दैट लेट अस सी नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया जो है हमारा, यानी कि साग कैलेंडर जो है उसके हिसाब से आज कौन सी तिथि है और इस तिथि का एप्लीकेशन आज भी हम देखेंगे. ठीक है, एक हमें जयंती याद करनी है और वो तिथि के हिसाब से पड़ती है. सो चलिए आइए, फागुन महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष यानी चांद घट रहा है और आज दशमी है. कौन सी तिथि है? आज दशमी है. ठीक है जी, आज की सारी न्यूज़ डिस्कस करें उससे पहले हमारा जो रिचुअल होता है कि कल जाते जाते जो आपसे क्वेश्चन किया गया था, यानी 4 मार्च का क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं. आई हैड आस्क्ड यू इन विच इंडियन स्टेट इज चपचारकुट फेस्टिवल रिसेंटली सेलिब्रेटेड. चपचारकुट उत्सव जो है कौन से स्टेट या राज्य के अंदर हाल ही में धूमधाम से मनाया गया? आंसर क्या होगा? छप छप मोजा पहन के कर रहे थे. बिल्कुल जी, मिजोरम इज द राइट आंसर. और अगला हम क्या डिस्कस करते हैं? जो भी वीडियो के दौरान मैं बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ उसके आंसर. एंड पिछले 2 महीनों की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेजॉरिटी बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर गलत दिया. 99% बच्चों ने गलती की है. क्या क्वेश्चन पूछा था? मैंने आपसे पूछा था मेजर पोर्ट्स कितने हैं इंडिया में. सिर्फ ये 3 बच्चे हैं जिन्होंने मुझे राइट आंसर प्रोवाइड किया है जब तक मैंने ये सिलेक्ट किया है, और सुबह करीब 10 बजे मैंने ये पिक किए हैं. और इस बार मैंने रैंडम पिक नहीं किया आंसर, मैंने ढूंढ के ढंग से पिक किया. मैंने A to Z कमेंट आपके चेक किए. सिर्फ पराग पवार, इनका नाम मुझे नहीं पता, नॉट मी बट यू आईडी है, एंड संतोष वैश, ये 3 बच्चे हैं जिन्होंने राइट आंसर मुझे प्रोवाइड किया है. कितने मेजर पोर्ट है इंडिया में? 13 नहीं है जी, 12 हैं. कितने हैं? 12 हैं एज ऑन डेट. आओ चलो पहले ये कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं आपकी. सो इंडिया के अंदर 6 वेस्टर्न कोस्ट पे और 6 ईस्टर्न कोस्ट पे सी पोर्ट्स हैं. ओके, और एक बच्ची ने तो फोर्ट्स का नाम लिख दिया था. एनीवेज, सो दीनदयाल पोर्ट, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मार्मगांव, न्यू मैंगलोर, कोची, ये हमारे वेस्टर्न कोस्ट के पोर्ट हैं. फिर कोलकाता पोर्ट जिसे हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी बोलते हैं, और इसी के अंडर में ही हल्दिया डॉक भी आता है. हल्दिया कोई अलग से मेजर पोर्ट नहीं है, हल्दिया इज अ 1 डॉक अंडर कोलकाता या श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट. पारादीप, विशाखापट्टनम, कामराजार जिसको पहले इनोर कहते थे, चेन्नई एंड वीओ चिदम्बनार, ये 12 पोर्ट्स हैं. और ये मैं नहीं कह रही हूँ, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट भी कहती है. अब कंफ्यूजन कहाँ हो रहा होगा आपको, उस पर आ जाते हैं. आपकी गलती नहीं है. मेजॉरिटी अगर आप डिजिटल मीडियम पे साइट्स देखोगे, पॉपुलर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के भी आर्टिकल आप देखोगे, गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है. सो आपकी गलती नहीं है, थोड़ा सा R&D अच्छे से रज के करना होता है. चलिए, एक कन्फ्यूजन आएगा पोर्ट ब्लेयर को लेकर के कि मैम पोर्ट ब्लेयर भी तो है. नहीं जी, पोर्ट ब्लेयर को एक टाइम में मेजर पोर्ट घोषित किया गया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 2010 में, लेकिन बाद में वहाँ पे कार्गो बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो ये मेजर पोर्ट की कैटेगरी में अभी नहीं है. ओके, सो इट इज़ नॉट इन द लिस्ट. वाधवान पोर्ट आप में से कई बच्चों ने मेंशन किया है. वाधवान पोर्ट तैयार हो गया क्या? अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तो बहुत टाइम लगेगा इसको रेडी होने में. फिशरमैन कम्युनिटी ने इसके अगेंस्ट मुहिम छेड़ रखा था, अब जाकर के इसको क्लियरेंस मिला है कि ठीक है आप काम चालू कर सकते हो. सो अभी तो बहुत लंबा समय है इसके पोर्ट बनने में. हाँ, नोटिफाई हो गया है कि जब बन जाएगा मेजर पोर्ट होगा, लेकिन अभी नहीं बना है. इट इज़ नॉट इन द लिस्ट राइट नाउ. ओके, और हल्दिया कुछ बच्चों ने लिखा था, हल्दिया इज अ पार्ट ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट यानी कोलकाता पोर्ट ओनली. सो कितने पोर्ट है एज ऑन डेट? मेजर पोर्ट. अच्छा, मेजर पोर्ट क्या होता है? क्या इसमें प्राइवेट पोर्ट आएगा? आप में से कुछ बच्चे बोल दो कि मैम अडानी का जो पोर्ट है ना, वो भी इसके अंदर आएगा. नहीं आ सकता ना. मेजर पोर्ट का मतलब होता है जो सेंट्रल मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में डायरेक्टली आते हैं, उनको मेजर पोर्ट बोलते हैं. प्राइवेट पोर्ट्स इसमें शामिल नहीं किए जाते हैं, उसको आपको अलग से देखना होता है. ठीक है, तो 12 मेजर पोर्ट्स हैं. गॉट इट? ओके, उसके अलावा मैंने आपसे क्वेश्चन किया था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF के डायरेक्टर जनरल कौन है? बिल्कुल सही, ये सबने सही जवाब दिया है, नितिन अग्रवाल हैं. निकारागुआ कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है? तो ये भी सबने राइट आंसर दिया, नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है. रीजन है सेंट्रल अमेरिका, पर कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका. और एलेक्स दे मिनोर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं जिन्होंने लगातार दूसरी बार कौन सा मैक्सिको ओपन टेनिस जीता है आफ्टर 2012. पहले खिलाड़ी बन गए हैं. ठीक है जी, हो गया कन्फ्यूजन क्लियर? चलो, अच्छा, जिन बच्चों को नहीं पता और अभी तक नहीं देखा कि भाई मंथली CA का एक रिवीजन सेशन आता है जो मैं लेती हूँ हर महीना जब खत्म हो जाता है, उसके बाद MCQs का विद एक्सप्लेनेशन, तो नहीं चेकआउट किया हो तो मंथली करंट अफेयर 2024 की प्लेलिस्ट है चैनल पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा. डू चेक इट आउट, काफ़ी काम का है. और जो डिटेल्ड मंथली सेशंस होते हैं वो भी स्टार्ट हो चुके हैं. चलिए, सो अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स से, ताज़ा खबरों से. सो 5th of March है आज, राइट? आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती मनाते हैं.
कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, February 12 को आपने पढ़ाया था कि भाई 200 बर्थ एनिवर्सरी महर्षि दयानंद सरस्वती जी की सबने सेलिब्रेट की है। बिल्कुल सही याद है आपको, 12 फरवरी को इनका जन्म होता है। अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम बोलते हैं, मतलब जो हम इंग्लिश कैलेंडर बोलते हैं, तो 12 फरवरी को इनका जन्म हुआ था, इसलिए 12 फरवरी 2024 को इनके जन्म को 200 साल पूरे हो गए थे, ये हमने मनाया। लेकिन अगर आप जो साक कैलेंडर प्रॉपर नेशनल कैलेंडर है उसके हिसाब से, तिथि के हिसाब से देखोगे तो इनका जन्म फागुन महीने की कृष्ण पक्ष की दशमी को हुआ, जो कि आज है। और जो स्कूल्स वगैरह में छुट्टी होती है, अगर जैसे राजस्थान में होती है, तो आज ही के दिन होती है। अब आप बोलोगे मैम एग्जाम में आएगा तो हम क्या करेंगे, तो एग्जामिनर आपसे तमीज से क्वेश्चन पूछेगा ना, या तो वो पूछेगा कि 2024 के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जयंती कब आई, तो वो डेट में 5 मार्च और 22 फरवरी दोनों नहीं देगा, उसको भी पता है, आप बाद में फिर लगा दोगे कि गलत आंसर था। या तो तिथि पूछेगा या वो डेट पूछेगा तो 2024 की पूछेगा तो 5 मार्च आएगी, या फिर वो पूछेगा कि 200 बर्थ एनिवर्सरी कब मनाई गई और वो ऑप्शन में 12 देगा, तो 12 और 5 एक साथ नहीं देगा, एग्जामिनर को भी पता होता है। तो एक कंफ्यूजन क्लियर हो गया। महर्षि या स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है या जो जयंती है वो कब मनाई जा रही है 2024 में, 5 मार्च को। क्यों? क्योंकि तिथि के हिसाब से पड़ती है ये तिथि के हिसाब से ध्यान रखिएगा, और हर साल चेंज हो जाती है ये। और अगर हम बात करेंगे जन्म की, तो 12 फरवरी 1824 को इनका जन्म हुआ था, इसलिए 12 फरवरी को इनके 200 साल पूरे हो गए थे, और अलग अलग जगह पर्टिकुलरली सरकार ने इसको सेलिब्रेट किया था। तो इनका जन्म टंकारा गुजरात के अंदर हुआ। इनका जो ओरिजिनल नेम था मूल शंकर तिवारी था, और आर्य समाज के संस्थापक या फाउंडर के तौर पे ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। इन्होंने ही सबसे पहले स्वराज का आह्वान या कॉल किया था इंडिया फॉर इंडियंस 1876 के अंदर। देन इनके कुछ फेमस वर्क के अंदर सत्यार्थ प्रकाश या द ट्रू एक्सपोजिशन शामिल है। बैक टू द वेदास भी इन्हीं का स्लोगन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। बैक टू वेदास तो अब हम इंग्लिश में बोल देते हैं, वेद कहा जाता है वैसे, तो बैक टू वेद या वेदास किसने स्लोगन दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। और DAV यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स और कॉलेजेस हैं भारत में, कई जगह हैं, वो भी इन्होंने ही एग्जिस्टेंस में लाए थे, इन्हीं की मतलब विजन के हिसाब से एग्जिस्टेंस में आए थे 1886 के अंदर। तो ये सारा कंट्रीब्यूशन, थोड़ा कंट्रीब्यूशन जो मेजर है वो हमने आपके सामने रख दिया महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में। तो अगर आप डेट के हिसाब से जाओगे 12 फरवरी को इनका जन्म होता है, आप तिथि के हिसाब से जाओगे तो इस साल 5 मार्च को हो रहा है, क्योंकि फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी को ये जन्मे थे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट डे हमने देख लिया, अब हम चलेंगे स्टेट न्यूज़ की तरफ। ठीक है, सो काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जिनसे GI टैग मिला है। अच्छा, कल भी हमने एक GI टैग देखा था, ओडिशा के कटक से किसी एक प्रोडक्ट को GI टैग मिला है, किसी एक आर्ट वर्क को मिला है। जल्दी से उसका नाम लिखिए, कल जिन बच्चों ने अटेंड किया, जिन्होंने नहीं किया सर्च करो ओडिशा कटक से किसको GI टैग मिला है। चलिए, सो अब हम स्टेट न्यूज़ में पहले देखते हैं कौन कौन से GI टैग किस किस को मिले हैं। जिन बच्चों को नहीं पता GI टैग, कल वैसे मैंने समझाया था, लेकिन हर दिन हज़ारों बच्चे जुड़ते हैं। सो GI टैग यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कौन सी चीज़ किस जोग्राफी में बनी है, कहाँ बनी है, और उसकी वजह से उसमें कोई खास बात है अगर, तो GI टैग के लिए अप्लाई किया जा सकता है। सर्टिफिकेट मिल जाता है जिससे ऑथेंटिकेट हो जाता है कि हाँ जी ये पर्टिकुलर चीज़ यहीं की है। ठीक है, जैसे उस्ता कला राजस्थान की ही है, कहीं और की जाएगी तो आप उसको उस्ता कला नाम नहीं दे सकते हो, या राजस्थान की उस्ता कला ये नाम नहीं दे सकते हो। ओके, चलिए। सो बांग्लार मसलिन एक क्लॉथ होता है कॉटन का, और उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, यानी मजबूत कपड़ा होता है। सो बांग्लार मसलिन, और उसके अलावा काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, पहले एक एक करके देखते हैं। बांग्लार मसलिन कहाँ से GI टैग हुआ है? वेस्ट बंगाल, बांग्लार से वेस्ट बंगाल, समझ में आ रहा है। सो बंगाल का है ये पर्टिकुलरली, और बांग्लादेश साइड में भी आपको देखने को मिलेगा ये, हम बंगाल की बात कर रहे हैं। इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। किस वैरायटी का? कॉटन का ही फैब्रिक है। फिर नरसापुर क्रोचेट लेस प्रोडक्ट्स, नरसापुर कहाँ पर है? तो आपको ना स्टेट याद रखना होता है GI टैग के केस में पर्टिकुलरली। नरसापुर क्रोशेट, ये जो क्रोशिया होता है ना, कई बच्चों के घर में मम्मियाँ करती होंगी, मेरी मम्मी बहुत ब्यूटीफुल क्रोशिया बनाती थी। सो इस क्रोशिया लेस प्रोडक्ट के लिए जो कि नरसापुर का है GI टैग मिला है। कहाँ है ये? आंध्र प्रदेश। तो मम्मियों को कभी ऑब्जर्व किया है, बिल्कुल अंधों की तरह इधर उधर देखती रहेंगी, बातें करती रहेंगी, उंगलियां चलती रहती हैं उनकी, है ना। सो नरसापुर क्रोशेट वर्क जो है वो आंध्र प्रदेश से GI टैग हुआ है। फर्दर चलते हैं। रतलाम रियावान लहसुन गार्लिक जो होता है, और ये इसकी खास बात ये है कि काफ़ी मोटी कलियां होती हैं, एक पॉड के अंदर 5-6 कलियां ही होंगी, और बहुत स्ट्रॉन्ग अरोमा होता है इसका। सो रतलाम का रियावान लहसुन
रतलाम कहाँ है? रतलाम की गलियों में। अगर कोई जब वी मेट के फ़ैन है मेरी तरह तो जानते होंगे रतलाम अच्छे से, और जो ऑफकोर्स रतलामी नमकीन के भी है, मध्य प्रदेश के अंदर है ना। सो रतलाम रियावान लहसुन को कहाँ से जीआई टैग मिला है? मध्य प्रदेश से मिला है, ये गार्लिक है। अंबाजी वाइट मार्बल, अंबाजी वाइट मार्बल कहाँ से जीआई टैग हुआ है जी? ये गुजरात से हुआ है। कहाँ से हुआ है? गुजरात। अंबाजी, देखो वो जो गरबा खेला जाता है अंबे माता की फोटो वगैरह लगा के, तो अंबाजी मार्बल गुजरात से जीआई टैग हुआ है। और ये लाइमस्टोन जब रिक्रिस्टलाइज हो जाता है, यानी अर्थ के अंदर वापस क्रिस्टल फॉर्म में होता है, तो बहुत इंटेंस प्रेशर और हीट में तब जाके मार्बल बनता है। मार्बल इसी तरह से बनता है, पर यहाँ के मार्बल की थोड़ी खास बात है। अंबाजी वाइट मार्बल गुजरात से जीआई टैग हुआ है। त्रिपुरा का रीसा टेक्सटाइल, पूछा कैसे जा सकता है, रीसा टेक्सटाइल हाल ही में कहाँ से जीआई टैग हुआ है? तो त्रिपुरा से हुआ है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट त्रिपुरा याद आ गया। सो त्रिपुरा से ये रीसा टेक्सटाइल को जीआई टैग मिला है, और ये हाथ से बनाया हुआ टेक्सटाइल है, हैंड वोवन होता है, और फीमेल्स जो ट्रेडिशनल अटायर पहनती है ना उसमें ऊपर की तरफ इसको यूज़ किया जाता है। रीसा, रिग्नई, रिकुतु, ये तीनों त्रिपुरा के ट्रेडिशनल अटायर के 3 कॉम्पोनेंट हैं। इसमें रीसा टेक्सटाइल को जीआई टैग मिला है त्रिपुरा से। ठीक है, चलिए। देन हैदराबाद की लाख बैंगल्स, लाख रेजिन होता है, कई जगह पे लाख के प्रोडक्ट्स, चूड़ियाँ स्पेशली पहनी जाती हैं। सो लाख बैंगल्स कहाँ से? हैदराबाद से, और इनके ऊपर मिरर वर्क भी किया जाता है लाख के साथ, और बहुत खूबसूरत सी चूड़ियाँ हैं। ठीक है, फिर माजुली, जो असम के अंदर माजुली आइलैंड है, इंडिया का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, यानी नदी पे बनने वाला कोई ऐसा आइलैंड जहाँ लोग भी रहते हों, वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा है, इनहेबिटेड। ओके, सो माजुली इंडिया का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड असम के अंदर, वहाँ से 2 जीआई टैग मिले हैं। एक है इन मुखौटों को, ये देखो कितने ब्यूटीफुल मुखौटे हैं, मास्क हैं। ओके, सो डिफरेंट वेराइटी और साइजेस के जो मास्क हैं, माजुली के मास्क असम से, उनको जीआई टैग मिला है। और उसमें मुख भावना एक तरह का मास्क है, दूसरा है लोटकोई जो कि थोड़ा हैंगिंग होता है, ये फेस पे लगते हैं। मुख भावना फेस मास्क होते हैं, लकटोई थोड़ा सा टॉर्सो तक लटकते हैं। और फिर छो मुख जो कि बड़े मास्क होते हैं, बॉडी वगैरह को भी कवर कर लेते हैं। ये अलग अलग तरह के मास्क माजुली मास्क हैं, असम से जीआई टैग हुए हैं। फिर माजुली मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग, कुछ लिखा जाता है, कुछ पेंट किया जाता है, और जो हमारे स्क्रिप्चर्स होते हैं, कहानियाँ होती हैं, ग्रंथ होते हैं, पर्टिकुलरली जो भागवत पुराण है या हिंदू एपिक्स हैं, उनकी कहानियों को चित्रित किया जाता है। जैसे राजस्थान में फड़ पेंटिंग होती है, उसमें भी यही होता है, जो लोक कथाएं हैं, देवी देवताओं की कहानियाँ, उनको चित्रण किया जाता है, यानी उनकी पेंटिंग बना करके और फिर उनको नरेट किया जाता है। इसी तरह से माजुली की मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग है, जिसमें कहानियों को, हमारे स्क्रिप्चर्स, भगवत पुराणों को पेंटिंग की मदद से डिपिक्ट किया जाता है। इसको भी जीआई टैग मिला है। तो माजुली सुनते ही आप असम मार्क कर ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सारे जीआई टैग हाल ही में दिए गए। अच्छा, अब आगे बढ़े उससे पहले नए बच्चे, हाँ, अलर्ट। आप यहाँ से करंट अफेयर पढ़ ही रहे हो, मेरे साथ रोज पढ़ते हो, वीकली पढ़ते हो, मंथली पढ़ते हो। अगर आपको अपनी जनरल अवेयरनेस यानी जीके की भी तैयारी करनी है, तो एक बहुत ब्यूटीफुल कोर्स हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं ऑलरेडी, एसएससी जनरल अवेयरनेस 2024 को टारगेट करता हुआ। तो अब आपके 2024 के कैलेंडर के हिसाब से एसएससी जो भी एग्जाम लेगी, उसकी पूरी जनरल अवेयरनेस की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हो। इनफैक्ट कोई भी वनडे एग्जामिनेशन कोई बच्चा दे रहा है, स्टेट पीएससी कोई बच्चा दे रहा है, और सेंट्रल लेवल की जीके तैयार करनी है, ब्यूटीफुल प्रोग्राम है, काफ़ी अच्छे से डेप्थ में कवर किया गया है, एग्जाम ओरिएंटेड रखा गया है। और इसमें इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक जीके आई एम टेकिंग मोर देन 100 टॉपिक्स, और ये पूरा भी मिल जाएगा। कहाँ जाना है चेकआउट करने के लिए? पर्चा मैप चेकआउट कर लीजिएगा, इंट्रोडक्टरी वीडियो दिया हुआ है, फ्री लेक्चर्स दिए हुए हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन है। और ज़्यादा जानकारी मैं अभी नहीं दूंगी, आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट दी हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, ऐप चैट में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये टाइमिंग्स दिए हुए हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टेट न्यूज़ में एक अवार्ड है जो किसी एक स्टेट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और वो है महाराष्ट्र का। वो किसे दिया गया है देख लेते हैं। डॉक्टर प्रदीप महाजन जो कि स्टेम आरएक्स हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के हेड हैं, उनको महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र भूषण क्या है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला किसी भी सिविलियन को सबसे हाईएस्ट ऑनर, जैसे कि हम पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न नेशनल लेवल पे देते हैं, इसी तरह से महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र भूषण देती है। सो महाराष्ट्र भूषण 2024 किसको मिला? डॉक्टर प्रदीप महाजन को, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन और फाउंडर हैं स्टेम आरएक्स हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के। ओके,
एंड क्यों दिया गया? क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन बहुत है। रीजनरेटिव मेडिसिन जो होती हैं बॉडी को वापस से जनरेट करने के लिए, वो कम दरों पर सस्ते इलाज अच्छे से प्रोवाइड करवा रहे हैं। एंड लाइक आई टोल्ड यू, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, 1996 से दिया जा रहा है। ठीक है, तो डॉक्टर प्रदीप महाजन। ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे। अगली खबर जो आ रही है वो, अब उसके लिए हम जा रहे हैं तेलंगाना। कहाँ जा रहे हैं? तेलंगाना जा रहे हैं। सो इंदिरम्मा इंदलू हाउसिंग स्कीम 2024, इंदिरम्मा इंदलू हाउसिंग स्कीम है, गरीब तबके के लोगों को हाउसिंग प्रोवाइड करवाने के लिए ये स्कीम अनाउंस की गई है। सो तेलंगाना गवर्नमेंट अनाउंसेस लॉन्च ऑफ इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम। और कौन है तेलंगाना के सीएम? ए रेवंत रेड्डी। इन्होंने अनाउंस किया है कि 11 मार्च से स्कीम का जो लाभ है वो मिलना शुरू हो जाएगा। ये स्कीम लॉन्च कर दी गई है। इसमें जो डिसएडवांटेजेस सेक्शन है उनको हाउसिंग फैसिलिटीज़ या हाउसिंग सोल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन भी दी जाएगी और 5 लाख रुपए दिए जाएंगे कि आप अपना घर बना सको। और जिनके पास ऑलरेडी ज़मीन है उनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे कि आप इसी ज़मीन पर घर बना लो। ठीक है, तो इस तरह से ये इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम है तेलंगाना की। अगली खबर भी स्टेट न्यूज़ से ही है। अब हम चल रहे हैं तमिलनाडु। राइट, सो तमिलनाडु से एक डिस्कवरी या खोज की गई है। अवशेष जो हम खुदाई का काम चलता है उसके तहत नियोलिथिक चाइल्ड बरियल साइट अनअर्थ की गई है। नियोलिथिक समय की, ओके, नियोलिथिक समय की चाइल्ड बरियल साइट, जहाँ पे बच्चों को गाड़ दिया जाता था। यूजली जैसे हिंदू धर्म में भी होता है कि बहुत नवजात बच्चा या बहुत छोटा बच्चे की अगर मृत्यु हो जाती है तो यूजली उसको जलाया नहीं जाता, उसको बरी कर दिया जाता है, या बहुत पहले गंगा जी में भी बहा दिया जाता था। सो नियोलिथिक समय का चाइल्ड बरियल साइट जहाँ पे गाड़ा जाता है बच्चों को, अनअर्थ हुई है, यानी खुदाई में बाहर निकली है। कहाँ से? चेंगलपट्टू, तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु से। अब इस साइट के बारे में हम देखेंगे। देखो, ये एक बच्चे की बॉडी आपको दिख रही है और साथ में एक पॉट रखा हुआ दिख रहा है। तो प्रॉबेबली बच्चों की जो फेवरेट चीज़ें होती थी वो पॉट में डाल करके उस समय भी रखा जाता होगा, या जो संस्कृति से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें होंगी वो रखी गई होंगी। सो रिसर्चर्स ने अनअर्थ किया है एक एंशिएंट बरियल साइट, एक बच्चे का, विथ अ पॉट बिसाइडेड, लाइकली जितनी स्टडी है उससे पता लग रहा है कि नियोलिथिक पीरियड का है। ठीक है, और चेन्नई तमिलनाडु से ये देखा गया। बच्चे की उम्र करीब 9 से 11 वर्ष की अनुमान लगाया जा रहा है, और जो पॉट है वो भी नियोलिथिक पीरियड का है। ठीक है, और बर्न करके जो पका करके पॉट्स बनाए जाते थे उसी तरह का ये पॉट है। नियोलिथिक समय या एज जो थी उसको न्यू स्टोन एज भी कहा जाता था, और यहीं से इंसान ने सेटल होने की, एग्रीकल्चर की, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने की यानी पालने की शुरुआत की, ऐसा हिस्टोरियंस का मानना है। सो नियोलिथिक एज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नियो, नया, मतलब कुछ नया चेंज इस समय आया। स्विच्ड फ्रॉम, इंसान जो उस समय थे एंशिएंट ह्यूमन, उन्होंने स्विच किया हंटर गैदरर से एग्रीकल्चर की तरफ, सेटलिंग की तरफ। तो एक नया चेंज इस समय आना शुरू हुआ। जो स्टोन टूल्स थे वो भी पॉलिशिंग और ग्राइंडिंग का काम करने के लिए, और पॉलिशिंग और ग्राइंडिंग से बनाने शुरू किए। एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। तो बेसिकली सेटल होने लग गया था इंसान इस समय। परमानेंट विलेजेस बनाने लग गया, पॉटरी और वीविंग जैसे काम करने लग गया। तो जो पॉट हमको दिखा इस बच्चे के पास, वो भी इसका एक प्रमाण है। हाउसेस बनने लग गए थे मड के, सर्कुलर शेप्स एक्सेट्रा के, और अल्कोहल भी इंसान ने इसी समय बनाई। ग्रेन्स उगाने लग गया, ग्रेन से अल्कोहल बनाने लग गया। अल्कोहल भी बहुत पुरानी है भाई। हाँ, ठीक है, चलिए। सो ये सब नियोलिथिक एज, और इसी से रिलेटेड एक बरियल साइट है, चाइल्ड बरियल साइट, तमिलनाडु, चेन्नई से अनअर्थ की गई है। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे साइंस, ये स्टेट न्यूज़ हो चुकी है। अब साइंस टेक और डिफेंस सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। साइंस टेक में एक खबर आ रही है जिसमें आरबीआई ने एक वार्निंग इशू की है कि बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। क्यों? क्योंकि जूस जैकिंग चल रही है। जूस सेंटर पर जाने का मना नहीं कर रहा है आरबीआई। आरबीआई बोल रहा है जूस जैकिंग चल रही है। जूस जैकिंग क्या है? आपने कभी देखा है? कभी आप रेलवे स्टेशन गए हो, बस स्टैंड्स पे तो यूजुअली नहीं होता है, एयरपोर्ट्स गए हो, होटल लॉबीज़ में गए हो, अगर सरकारी या जो पब्लिक पर्पजेस के लिए मेनली ओपन होते हैं, तो वहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट्स दिए हुए होते हैं। आप जाके अपना फ़ोन चार्जिंग में लगा सकते हो। आरबीआई बोल रहा है डोंट, वहाँ अपने फ़ोन्स चार्ज मत कीजिए, अपना चार्जर साथ लेके जाइए। आप उनके प्लग्स यूज़ कर लो लेकिन चार्जर अपना यूज़ करो, उनके चार्जिंग पॉइंट्स को इस्तेमाल मत करो। ठीक है, जो केबल उन्होंने यूएसबी केबल दे रखी है चार्जिंग करने के लिए, उसका इस्तेमाल मत करो, बिकॉज वहाँ से साइबर क्राइम्स हो रहे हैं भर भर के। और इसी चीज़ को जूस जैकिंग कहा जाता है कि जो यूएसबी पोर्ट्स होते हैं पब्लिक प्लेसेस में, जो चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं, उनके अंदर जो हैकर्स होते हैं वो कुछ बदलाव कर देते हैं, जिसकी वजह से जैसे आप अपना फ़ोन उसमें चार्जिंग में लगाओगे और सारा डेटा उनके पास चला जाएगा। ओके, ऐसा नहीं है कि पहली बार जूस जैकिंग के ऊपर न्यूज़ आई है, पहले भी आई
है, लेकिन अब आरबीआई ने इशू की है वार्निंग दैट बी वेरी अवेयर बिकॉज ये अब बढ़ रही है। समझ में आ गई बात? चलो देख लो अब। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कॉशनरी मैसेज भेजा है सारे मोबाइल फोन यूजर्स को, आप सब और मैं भी, क्या कि डू नॉट चार्ज डिवाइसेस इन पब्लिक पोर्ट्स। पब्लिक पोर्ट्स जो कि आपको एयरपोर्ट्स पे मिल जाएंगे, रेलवे स्टेशन में मिल जाएंगे, होटल्स वगैरह में मिल जाएंगे, सो वहाँ बिल्कुल चार्ज नहीं करने हैं बिकॉज जूस जैकिंग चल रही है। जूस जैकिंग एक सिक्योरिटी एक्सप्लॉइट है, यानी कि सिक्योरिटी के साथ वो टेम्पर कर देते हैं, वो जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं उनकी सिक्योरिटी टेम्पर कर दी, उसके साथ छेड़छाड़ कर दी और एक तरह का साइबर अटैक हो जाता है जो कि पब्लिक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स के थ्रू किया जाता है और सारा डेटा आपका स्टील कर लिया जाएगा। लेकिन जो लोग थोड़े से अवेयर हैं, अगर आपने वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हो, लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट्स आपने अपने फ़ोन में डाल रखे हैं, तो कुछ हद तक आप खुद को प्रोटेक्ट इससे कर सकते हो। ये जो जूस जैकिंग टर्म है ना, ये सबसे पहले 2011 के अंदर कॉइन की गई थी। 2011 में एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे ब्रायन क्रेब्स, किसी ने बहुत ब्रेन लगाया होगा ना कि अरे वाह, ये पब्लिक पोर्ट्स को ही टेम्पर कर लो, यहीं से हम डेटा उड़ा लेंगे लोगों का, है ना, ब्रेन लगा होगा तो ब्रायन क्रेब्स। ठीक है, जूस जैकिंग समझ में आ गई। कभी एग्जाम में पूछा जाए जूस जैकिंग क्या है तो समझ में आ जाएगा। जो पब्लिक पोर्ट्स हैं जहाँ से मोबाइल चार्ज किए जाते हैं उनके साथ टेम्पर करके साइबर सिक्योरिटी को टार्निश किया जाता है, साइबर अटैक किया जाता है। अगली खबर भी कहाँ से आ रही है? साइंस टेक्नोलॉजी से आ रही है और एक अच्छे लेवल पे इंडिया ने अचीवमेंट हासिल की और वो ये है कि ह्यूमन जीनोम जो है इंडिया ने क्रैक कर लिया है या पूरा रीड कर लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है। कितना बड़ा ह्यूमन जीनोम? 10,000 जीनोम वाला जो पूरा प्रोजेक्ट चल रहा था टू सीक्वेंस 10,000 जीनोम, वो पूरा हो चुका है। क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। सो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है, उन्होंने अनाउंस किया कि भाई हम जो 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे वो पूरा हो गया सक्सेसफुली। 10,000 जीनोम, 10,000 जीनोम, हमारा जो डीएनए होता है, जीन होता है अंदर, तो हम कैसे हैं, हम किस चीज़ को लेके ससेप्टेबल, यानी हम जैसे फॉर एग्जांपल मेरी इम्यूनिटी थोड़ी वीक है, सीजन चेंज होता है, मैं कुछ चीज़ों को लेके एलर्जिक हूँ, कैसे डिफाइन होता है? कहीं ना कहीं मेरे डीएनए इम्प्रिंट में होगा ये, बिकॉज मेरी मदर को भी है, मेरे नाना जी को भी था, राइट। इसी तरह से कुछ लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, कुछ लोग होते हैं किसी दवाई के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, कुछ किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं। तो ये सब हमारे जेनेटिक मेकअप से कहीं ना कहीं डील करती हुई चीज़ है। और अगर आप जीनोम स्टडी कर लोगे, अगर आप अलग अलग इंडिया में जो पॉपुलेशन है, अलग अलग जगह रहने वाले अलग अलग लोगों का जीनोम आप स्टडी कर लोगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारा जेनेटिक मेकअप हमारी पूरी कंट्री का मोर और लेस किस तरह का है। उसी तरह की आप दवाइयां बना सकते हो, उसी तरह के आप आगे R&D कर सकते हो मेडिकल लाइन के अंदर। तो ये इसलिए प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था। समझ में आ गई बात? चलो आ जाओ। सो रिसर्चर्स ने सीक्वेंसिंग कर ली है 10,000 हेल्दी जीनोम्स की अलग अलग रीजन्स ऑफ द कंट्री से, जिसमें 99 डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन शामिल है। एक तरह की पॉपुलेशन, दूसरे तरह की पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं है कि इंसान ही अलग हो गया, कोई कहीं से आ रहा है कोई कहीं से नहीं, मतलब एक एरिया में रहते हुए या जिनमें थोड़े एक कॉमन फीचर्स देखे जा रहे हैं, तो अलग अलग सैंपल्स समझ लीजिए, 99 डिफरेंट सैंपल्स के जीनोम को प्रॉपरली सीक्वेंस कर लिया गया है, यानी उनको प्रॉपर अंडरस्टैंड कर लिया गया है कि इसमें कौन सा जीन है जिसकी वजह से ये ट्रेट है, कौन सा जीन है जिसकी वजह से ये बीमारी है। ओके, इनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और इससे अब क्या होगा, जेनेटिक वेरिएंट समझ में आ जाएंगे हमको कि हमारे जो पूरी कंट्री है उसका जेनेटिक मैप कैसा है, किन चीज़ को लेकर के हम स्ट्रांग हैं, किन चीज़ को लेकर के हमें प्रॉब्लम है, कुछ पर्टिकुलर बीमारियां होती हैं हमारे अंदर ज़्यादा होती हैं, बाहर नहीं होती हैं, और अकॉर्डिंगली हम ड्रग्स और थेरेपीज डिज़ाइन कर पाएंगे। इस पूरी स्टडी के अंदर 20 इंस्टीट्यूशंस इंडिया के शामिल थे, पर लीड कौन कर रहा था? IISc बेंगलुरु। यस, बिल्कुल उत्कृष्ट इंस्टीट्यूशन है IISc बेंगलुरु एंड सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद। ये दोनों इंस्टीट्यूशंस हैं जो लीड कर रहे थे इस पूरे प्रोजेक्ट को। गॉट इट? आ गया समझ में? आगे देखो, अब ये जो डेटा पूरा निकाला गया है, डेटाबेस है, काफ़ी बड़ा डेटा है, इसको कहाँ सेव किया जाएगा? तो करीब 8 पीटाबाइट्स ऑफ डेटा निकाला गया जिसको इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर में स्टोर किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़े टाइम पहले ही लॉन्च और इनॉग्रेट किया गया था। कहाँ है ये इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर? IBDC, ये फरीदाबाद हरियाणा के अंदर है। 2022 के अंदर ही, यानी करीब 2 साल पहले ऑलमोस्ट, IBDC को कंट्री के अकेले डेटा बैंक की तरह इनॉग्रेट किया गया था। जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है यहाँ पे सेव किया जाता है। ठीक है, तो इंडियन रिसर्चर्स ये जो डेटा है यहाँ रखेंगे। इससे पहले हम लोग हमारा डेटा कहाँ सेव करते थे पता है? अमेरिकन और यूरोपियन सर्वर्स के पास। हमारे पास हमारा डेटा बैंक इतना बड़ा नहीं था रखने के लिए कुछ भी।
और हमने जो हमारा पहला सीक्वेंस ह्यूमन जीनोम का कंप्लीट किया था वो 2006 में किया था, तब बहुत समय लगा था। अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, कुछ महीनों के अंदर ही हमने 10,000 जीनोम सीक्वेंस कर लिए हैं। ओके, चलो आगे आते हैं। अगली खबर डिफेंस सेक्शन से आ रही है। राजनाथ सिंह लॉन्चेस अदिति स्कीम। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अदिति स्कीम को लॉन्च किया है टू बूस्ट डिफेंस इनोवेशन। डिफेंस इनोवेशन यानी डिफेंस के सेक्टर में और इनोवेशन हम कर सके ताकि वर्ल्ड क्लास हमारे पास हमारे इक्विपमेंट्स हों, भारत में ही बने हुए हों और मॉडर्नाइज हम कर सके हमारे डिफेंस सेक्टर को। उसके लिए अदिति स्कीम को लाया गया है। अब अदिति स्कीम के तहत क्या होगा, उससे पहले ये समझो ये स्कीम कहाँ लॉन्च की गई, कब लॉन्च की गई। तो रक्षा मंत्री जी डेफ कनेक्ट 2024, ये एक कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली के अंदर चल रही थी, उसके अंदर इन्होंने अदिति स्कीम को लॉन्च किया। अदिति का फुल फॉर्म याद रखिएगा जी, एसिंग डेवलपमेंट। एसिंग यानी एकदम तेजी से लेके जाना है ना, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ आईडेक्स। एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ आईडेक्स। अब आईडेक्स क्या है, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। सो ये एक हम कैसे कहें इसको, एक विंग बोल दीजिए, फ्रेमवर्क बोल दीजिए, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंडर में आता है। तो इनोवेशन जो भी होते हैं डिफेंस के, वो इसके अंडर, इसी के तहत किए जाते हैं। सो अदिति स्कीम भी इसी के पर्व्यू में लाई गई है। जितने भी स्टार्टअप्स होंगे जो डिफेंस सेक्शन के अंदर कुछ R&D करेंगे, इनोवेट करेंगे, उनको क्या किया जाएगा, उनको फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी, एड प्रोवाइड की जाएगी अप टू 25 करोड़। तो स्टार्टअप्स को ग्रांट इन एड दिया जाएगा अप टू 25 करोड़, जो भी R&D इनोवेशन कर रहे हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर। और इस पूरी स्कीम के लिए, अदिति स्कीम के लिए 750 करोड़ एलोकेट किए गए हैं 23-24 से लेके 25-26, 2 सालों के लिए। आगे बात समझ में, अदिति स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आ रही है। क्यों, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए। फुल फॉर्म क्या है, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद आईडेक्स। गॉट इट, चलो आगे। अगली खबर भी आप कह सकते हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर आई वुड वांट टू कीप इट मोर इन नेशनल न्यूज सेक्शन। अब न्यूज क्या है कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्टेनलेस स्टील सेक्टर का इनॉग्रेट किया गया। स्टेनलेस स्टील सेक्टर, जिसमें स्टील बनाई जाती है, स्टेनलेस स्टील, वहां पे ऐसा प्लांट जहां पे स्टेनलेस स्टील बन रही हो, वहां पे ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस स्टील सेक्टर। और किसने इनॉग्रेट किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, जो कि हमारे सिविल एविएशन एंड स्टील के मिनिस्टर हैं। सो इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस स्टील सेक्टर कहाँ हुआ इनॉग्रेट, तो हरियाणा हिसार के जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड के प्रेमिस पे। सो जिंदल जो इंडस्ट्री या कंपनी है हिसार हरियाणा में, वहाँ पे पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इनॉग्रेट किया गया है। और ये वर्ल्ड का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री का। यानी कि ये जितनी भी यहाँ पे काम होगा ये खुद ही प्रोड्यूस कर लेंगे। इसको हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी ग्रिड से नहीं ली जाएगी। यहाँ पे ये लोग सोलर पैनल्स, राइट, और फ्लोटिंग एंड रूफटॉप सोलर पैनल्स लगाएंगे, जिससे बिजली प्रोड्यूस होगी और सेल्फ सफिशिएंट तौर पे ये काम करेंगे। तो ग्रिड से यानी बिजली नहीं लेंगे, खुद ही अपनी बिजली प्रोड्यूस करेंगे, उसी से ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे, उसी से आगे काम चलाएंगे अपनी इंडस्ट्री या सेटअप के अंदर। सो दिस इज ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, पहला भारत का नहीं, वर्ल्ड का स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री का ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ठीक है जी, बस अब इसमें क्यों होता है ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल, क्यों किया जाता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, कार्बन फुटप्रिंट्स नहीं छोड़ता। सो इसकी मदद से कार्बन एमिशन रिड्यूस किए जाएंगे अराउंड 2700 मीट्रिक टन्स पर एनम। ये आपको ऐसे कोई फिगर याद रखने की जरूरत नहीं है, अनलेस आप कोई आंसर राइटिंग कर रहे हो और आपको अपना आंसर और इंप्रेसिव बनाने के लिए कुछ फिगर कोट करने हो। ठीक है, चलिए अगली खबर कहाँ से आ रही है, एनालिसिस एंड की फाइंडिंग्स किसके, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 22-23। अब देखिए, ये हम इंडेक्स रैंकिंग रिपोर्ट सेक्शन जो पढ़ते हैं वहां से न्यूज़ आ रही है। और क्या रिपोर्ट सामने आई है, रिपोर्ट है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे की। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हम हमारी ज़रूरतों के लिए जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं हर महीने, तो रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में जो हाउस होल्ड हैं, जो घर हैं, वो कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उन्होंने किया ओवर द ईयर्स, वो रिपोर्ट सामने आई है। 22-23 में ये स्टडी की गई, लेकिन 11 साल में अब जाकर के स्टडी वापस की गई। तो लास्ट डेटा जो हमको मिलेगा वो 11-12 का मिलेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
यस 11-12 का मिलेगा। सो जो भी कंपैरिजन है वो 11-12 से लेकर के 22-23 का है। 11 साल के गैप के अंदर कितना हाउस होल्ड कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर बढ़ा है, कम हुआ है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो हमको अब पढ़ना है। सो गवर्नमेंट ने ब्रॉड फाइंडिंग्स रिलीज की हैं ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे की, जो कि अगस्त 22 और जुलाई 23 में कंडक्ट किया गया, इस दौरान किया गया। ठीक है, और इससे क्या पता लगेगा, हमारे क्रिटिकल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे होते हैं, जैसे जीडीपी से रिलेटेड हमको और थोड़ा इस डेटा से हेल्प मिलेगी समझने में। पॉवर्टी लेवल्स का आइडिया लगेगा, अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है मतलब पॉवर्टी थोड़ी कम हुई होगी ना, तभी तो पैसा आ रहा है और तभी लोग खर्च रहे हैं। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन का आइडिया लगेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें इस डेटा से हेल्प होंगी। देख लेते हैं मेजर फाइंडिंग्स क्या हैं। तो इस सर्वे के हिसाब से एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर MPCE, एवरेज यानी एवरेज आउट हमने किया पूरे साल का, मंथली यानी हर महीने पर कैपिटा एवरी हाउस होल्ड कंजम्पशन पे कितना खर्चा कर रही है, खाने पीने से रिलेटेड या जो भी वो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं उस पर कितना खर्चा कर रही है। तो ये जो एवरेज MPCE है ना, ये बढ़ा है 11-12 से लेके अभी तक। ऑब्वियसली बात है, खर्चा तो बढ़ेगा ही ना, पुराने समय से आज से एक दशक पहले कहाँ इतना खर्चा हम किया करते थे। लेकिन अब अगर हम देखें कि अर्बन एरियाज में 33.5% बढ़ा है, लेकिन रूरल हाउस होल्ड में 40% का इजाफा आया है अप्रॉक्सीमेटली। ये परसेंटेज मोटा मोटा याद रखिएगा कि जो MPCE है रूरल हाउस होल्ड में करीब 40.4 या 40% बढ़ा है, अर्बन में 33% बढ़ा है। और एवरेज 2000 रुपया पर कैपिटा मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गांव वाले खर्च कर रहे हैं और करीब 3500 रुपये शहर वाले खर्च कर रहे हैं। नाउ अगर हम बात करें स्पेंडिंग ऑन फूड, ये जो MPCE हो रहा है खाने के ऊपर कितना खर्चा है, तो वो कम हो गया है। खाने के ऊपर खर्चा कम कर रहे हैं हम, बाकी चीज़ों पे ज़्यादा हो रहा है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो इन्फ्लेशन बाकी सारी चीज़ों में दिखा है ना, उनके दाम इतने बढ़े हैं, खाने की चीज़ों के दाम इतने नहीं बढ़े, तो खर्चा इतना ज़्यादा इजाफा नहीं दिखा रहा है। समझ में आ गई बात? ठीक है। सो अगर हम रूरल हाउस होल्ड की बात करें तो 46.4% का बढ़त देखने को मिला है, जहां हम 2011-12 में 52% या 53% अप्रॉक्सीमेटली खर्चा करते थे खाने पे, यानी जितना भी खर्चा हो रहा है 50% से ज़्यादा खाने पे हो रहा है, अब वो सिर्फ 46% हम खाने पे कर रहे हैं, बाकी सारा खर्चा दूसरे कंजम्पशंस पे हो रहा है रूरल में। अर्बन में अगर हम देखें तो जहां हम 42% खाने पे पहले खर्चा किया करते थे, अब कितना कर रहे हैं, 39% कर रहे हैं। तो खाने के ऊपर जो खर्चे के अंदर स्पेंडिंग है वो ड्रॉप हो गई है। ओके, सो ये मेन है, ये वाली मेन फाइंडिंग याद रखिएगा। ये भी आप ध्यान रख सकते हो कि फूड के ऊपर ड्रॉप हुई है, रूरल में करीब 39% हम खर्च रहे हैं, अर्बन में 46 करते हैं। रिडक्शन का एक रीजन क्या हो सकता है कि रिटेल इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा जितना बाकी बढ़ा है। ठीक है, ये दो डेटा याद हो गए। चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ कंपैरेटिव एक पिक्चर है जिसमें हम देख सकते हैं कि 1999 से लेके 2022-23 की अगर हम बात करें तो सीरियल्स जो अनाज होते हैं उनमें हम जहां 22.23% खर्चा कर रहे थे रूरल में, अब 4.91 कर रहे हैं, है ना। अर्बन की अगर हम बात करें तो 12 से 3.64 पे आ गया। तो ओवरऑल जो सीरियल्स और फूड का एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीज हुआ है। फर्दर देखते हैं, बॉटम 5% रैंक्ड जो भी रूरल और अर्बन एरियाज में सबसे कम खर्चा कोई परिवार कर रहा है एवरेज आउट, तो वो कितना कर रहा है, रूरल के अंदर 1300 समथिंग और अर्बन में 2000। वहीं अगर पिछली साइड पे बात करो, यहाँ हमने देखा था एवरेज रूरल में 2000, अर्बन में 3500। अब यहाँ पे कितना है, रूरल में सबसे कम 1300 है, अर्बन में 2000। टॉप की अगर हम बात करें तो रूरल के अंदर टॉप एक्सपेंडिचर जो देखा जा रहा है वो 10,000 देखा जा रहा है MPCE का एवरेज, और अर्बन में 20,000। ठीक है, अब ये वाला भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। एक मैंने स्टार्टिंग का इंपॉर्टेंट बताया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाईएस्ट स्टेट्स, सारे स्टेट्स की हम बात करें तो ये जो MPCE है कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, सिक्किम में। सिक्किम के गांव और शहरों में सबसे ज़्यादा MPCE पे खर्चा हमको देखने को मिल रहा है, और सबसे कम MPCE कहाँ है, छत्तीसगढ़ के अंदर है। सिक्किम सबसे ज़्यादा, छत्तीसगढ़ सबसे कम। गॉट इट जी, ये रिपोर्ट समझ में आ गई। चलिए अब हम बढ़ते हैं कंपनीज या बिजनेसेस, कॉरपोरेशन से रिलेटेड न्यूज़ पे। तो पहली खबर आ रही है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL से। BPCL ने, ये कौन है ये व्यक्ति, भाला फेंकने वाले, हाँ याद है मैंने पिछली बार ऐसे बोला था, भाला फेंकने वाले। सो नीरज चोपड़ा जी को BPCL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है फॉर
फॉर स्पीड पेट्रोल। आप पेट्रोल भराने जाते हो बीपीसीएल पे, कभी आपने देखा होगा एक नॉर्मल पेट्रोल होता है, एक स्पीड पेट्रोल होता है, राइट। तो स्पीड पेट्रोल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर स्पीड से भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा जी को बीपीसीएल ने बना लिया है। इतनी सी न्यूज़ है, राइट। और अब हमें बीपीसीएल के बारे में देखना पड़ेगा थोड़ा। सो बीपीसीएल कब एग्जिस्टेंस में आई थी, इनकॉर्पोरेट की गई थी 1952 को की गई थी, लेकिन तब ये बीपीसीएल नाम से नहीं आई थी, तभी आई थी बर्मा शेल रिफाइनरीज लिमिटेड के नाम से। इसका नाम बीपीसीएल कब हुआ, 1977 1 अगस्त को हुआ है। कौन हेड करते हैं इसको, जी कृष्ण कुमार, जी कृष्ण कुमार। और भारत की रगों में पेट्रोल बन के कृष्ण भगवान का नाम दौड़ता है ना, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, ये सब करते ही रहते हैं ना, तो बस कृष्ण कुमार याद रखिएगा। मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है, पेट्रोल की ड्रिलिंग वगैरह ऑफशोर की जाती है मुंबई के उधर, तो मुंबई हो गया। और ये महारत्ना कंपनी है, महारत्ना कंपनी है, ओके। चलिए फिर हम आ रहे हैं कंपनी से रिलेटेड ही एक इंसेंटिव, पीएलआई इंसेंटिव स्कीम, मैंने कल भी बताया था ना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम होती है, उसके तहत एक सर्टिफिकेट मिला है ओला को। किसको मिला है, ओला को। सो फर्स्ट पीएलआई ऑटोमेटिव सर्टिफिकेट, यानी प्रोडक्शन बहुत अच्छा किया, अच्छे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से किया, तो पीएलआई ऑटोमेटिव सर्टिफिकेट ओला इलेक्ट्रिक को मिला है, ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को। किसकी तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज में आईकैट है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजीज। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल, ओला की स्कूटीज बहुत चल रही हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटीज, तो उसी के लिए पीएलआई ऑटोमेटिव सर्टिफिकेट इनको मिला है, जो ये इनकैश बाद में करवा सकते हैं, राइट। व्हाट एल्स, तो ये क्यों मिला, क्योंकि इन्होंने मेक इन भारत अभियान में बहुत उत्कृष्ट डेडिकेशन दिखाया है, और इन हाउस प्रोडक्शन इंडिया के अंदर ही बहुत सारी अच्छी अच्छी गाड़ियां इन्होंने बना करके कंट्रीब्यूट की हैं। समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं कि रिलायंस और डिज्नी ने एक जॉइंट वेंचर पे एमओयू साइन कर लिया है। रिलायंस जो है उसका वायोकॉम 18 नेटवर्क, देखते हैं हम, वायोकॉम 18 बहुत सारे प्रोग्राम्स लेकर के आता है, और डिज्नी का स्टार इंडिया, इन दोनों के बीच में जॉइंट वेंचर हुआ है। ये मिल करके अब आपको मूवीज और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अलग अलग कार्यक्रम और एंटरटेनमेंट देंगे। अगली खबर आ रही है फिनेंस सेक्टर से रिलेटेड। मूडी जो कि एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, और इसकी रेटिंग्स पे तवज्जो दी जाती है। इसने इंडिया का 2024 का ग्रोथ फोरकास्ट जो है, जीडीपी फोरकास्ट जो है, वो 6.8 रिवाइज कर दिया है। पहले इन्होंने कहा था कि भाई 6.1 एस्टिमेटेड है। 2024 कैलेंडर ईयर में 6.1% की तेजी से जीडीपी हमारा ग्रो करेगा। अब वो रिवाइज करके इन्होंने 6.8 कर दिया। क्यों किया, ये सब क्यों होता है? बिकॉज हमारा जो रियल जीडीपी है ना, अभी जो लास्ट क्वार्टर गया है 2023 का, उसमें अच्छा उछाल देखा गया। हमारा जो जीडीपी था वो लास्ट क्वार्टर में 8.4% पिछले साल के मुकाबले उसने ग्रोथ दिखाई। और पूरे अगर हम 2023 की बात करें, 2023 में हमारा जीडीपी किस रेट से बढ़ा है, तो 7.7% रियल जीडीपी ग्रोथ हमने दर्ज की है। ठीक है, सो ये हो गई सारी खबरें जो भी नहीं अभी बची है। ओके, इंटरनेशनल न्यूज़ बची हैं अब। सो अब इंटरनेशनल न्यूज़ में स्पोर्ट्स कैटेगरी देखते हैं। किप्रूतो एंड केबेडे, ये कौन है? ये मैराथन रनर्स हैं। किप्रूतो एंड केबेडे, उन्होंने टोक्यो मैराथन जीत लिया है और रिकॉर्ड बनाया है, दोनों ने ही, इन्होंने मेंस में, इन्होंने विमेन कैटेगरी के अंदर। सो टोक्यो मैराथन के विजेता रहे किप्रूतो एंड केबेडे, और दोनों ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है और पुराना तोड़ा है। सो कीनिया के खिलाड़ी बेंसन किप्रूतो, इन्होंने टोक्यो मैराथन का मेंस जो चैंपियनशिप है, जो मैराथन है, वो जीत ली, और रिकॉर्ड टाइम कितना, 2 घंटे 2 मिनट 16 सेकंड का बनाया। इन्होंने फॉर्मर वर्ल्ड रिकॉर्ड जिनका था, किसका था? इल्यूड किपचोगे, इनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया। किपचोगे याद रख लीजिए, किपचोगे थोड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है। ओके, सो किपचोगे जी का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? किप्रूतो ने तोड़ा है, कीनिया के हैं। अच्छा, यहीं पे मुझे बताइए, कीनिया के, आज मैंने आपसे क्वेश्चन ही नहीं किए क्या? नहीं किए ना। कीनिया के एक मैराथन रनर जिनका हाल ही में एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी, उनका नाम मुझे बताइए। ठीक है, चलिए। और अगर हम विमेन कैटेगरी की बात करें तो इथियोपिया की सुतुमु असेफा केबेडे, इन्होंने विमेन मैराथन के अंदर रिकॉर्ड प्रदर्शन किया। गॉट इट? चलिए। एंड देन फाइनली इंटरनेशनल न्यूज आ रही है, फ्रांस टू मेक अबॉर्शन अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। फ्रांस एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर पहला ऐसा देश बनने जा रहा है जहां पे अबॉर्शन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का दर्जा मिलेगा, यानी उनके संविधान में हिस्सा बन जाएगा कि हाँ भाई, फीमेल इस राइट का इस्तेमाल कर सकती हैं, अपनी मर्जी से अबॉर्ट करवा सकती हैं इफ दे डू नॉट वांट अ प्रेगनेंसी।
सो फ्रांस पॉइज टू बिकम, अभी जब तक ये न्यूज़ कंपाइल की गई थी, जो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन है, इन्होंने एक स्पेशल सेशन बुलाया था अपर एंड लोअर चेंबर्स जो हैं इनके पार्लियामेंट के, उनका, और मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि पास हो जाएगा। अब आज क्या खबर आती है वो देखेंगे। फ्रांस पॉइज टू बिकम फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में पहली ऐसी कंट्री जो कि राइट टू अबॉर्शन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये हक देगी, राइट। सो बहुत सी फीमेल्स चैलेंज फेस करती हैं कि अगर उनको दिख जाता है फीटस के अंदर कोई एबनॉर्मैलिटी है या फिर जो प्रेगनेंसी है वो अनवांटेड है, और फिर भी वो अबॉर्ट नहीं करा सकती बिकॉज बहुत कड़े नियम कानून हैं देशों के, और इसके चलते उनको बेयर करनी पड़ती है प्रेगनेंसी। तो इसी के अगेंस्ट फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रॉन, इन्होंने प्रॉमिस किया था फीमेल से एट द टाइम ऑफ इलेक्शन कैंपेन्स एंड एटसेट्रा कि आई विल बी ब्रिंगिंग सच लॉ जो कि आप आने वाली सरकार चेंज नहीं कर पाएंगे, यानी मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको हक दिलवा दूंगा, और उसी के ऊपर अब इन्होंने मीटिंग बुलवाई थी। सो कंट्री का 1958 कॉन्स्टिट्यूशन विल बी रिवाइज्ड, 1958 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसी के अंदर। लेकिन ऐसा कब पॉसिबल हो पाएगा? जब सरकार में 3/5 मेजॉरिटी के साथ में मोशन पास हो जाएगा, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड था, ठीक है। अब यहीं पे ना एक ऑब्वियसली जिज्ञासा आप लोगों के अंदर आती होगी कि मैम इंडिया में क्या स्टेटस है, क्या अबॉर्शन लीगल है, क्या अबॉर्शन लीगल नहीं है, कब करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं। सो येस, आई वुड वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो, इसलिए स्टैटिक पॉइंट में मैं ये पॉइंट लेकर के आई हूँ। इसका इस न्यूज़ से कोई लेना देना नहीं है, पर हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। अबॉर्शन लॉ इंडिया में क्या कहती है? सो इंडिया के अंदर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP एक्ट 1971 गवर्न होता है, ठीक है। इसके तहत डिसाइड किया जाता है कि अबॉर्शन लीगल है, पर कौन से वीक तक लीगल है, ठीक है। तो ये एक्ट बोलती है कि स्पेसिफिक प्री डिटरमिन्ड सिचुएशंस के अंदर प्रोफेशनल्स के सुपरविजन के अंदर अबॉर्ट करवाई जा सकती है, प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवाई जा सकती है, लेकिन 20 वीक से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए, ओके। 20 वीक्स के अंदर अंदर प्रेगनेंसी अबॉर्ट करवाई जा सकती है। इसमें भी ये है कि 3 मंथ्स के अंदर अगर आप सिंगल डॉक्टर की सुपरविजन में करवा रहे हो तो विद इन द फर्स्ट 3 मंथ्स आप करवा सकते हो, एंड मोटे मोटे तौर पे मैं 3 मंथ्स बोल रही हूँ। और इससे ज़्यादा अगर आपको 20 वीक्स तक का देखना है तो आपको 2 डॉक्टर्स का सुपरविजन इज़ नीडेड, ठीक है। फिर एक अमेंडमेंट लाया गया 2021 में MTP एक्ट 1971 को थोड़ा सा बदलने के लिए, जिसमें 24 वीक्स तक अबॉर्शन को ओके कर दिया गया है, प्रोवाइडेड आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। कोई बहुत ही रेयर केस सिनेरियोज हो, मान लीजिए द प्रेगनेंसी इज कंसीव्ड आउट ऑफ रेप, राइट, या फिर डिवोर्स हो रहा है या हस्बैंड की डेथ हो जाती है और विमेन प्रेग्नेंट हैं, शी इज नॉट इन द पोजीशन टू कंटिन्यू इट फर्दर, या फिर कोई बहुत ही टर्मिनल प्रॉब्लम आ रही है इसकी वजह से। सो ऐसे केसेस में 20 वीक्स को बढ़ा करके 24 कर दिया गया है इन सर्टेन क्लासेस ऑफ विमेन, ठीक है। तो ये इंडिया के रूल्स हैं। हम इस लिहाज से कि हाँ भाई वीमेन को राइट है अबॉर्ट करवाने का, एक सर्टेन टाइम दिया गया है बिकॉज हेल्थ चैलेंजेस हो जाते हैं, सो और भी रीजंस हैं। सो हम इस लिहाज से काफ़ी ओपन एक कंट्री रहे हैं, लेकिन फिर भी कई बार चैलेंजेस फेस आते हैं। कई बार विमेन को वाकई में अब कोई प्रॉब्लम है फीटस के अंदर, और वो 20 वीक के बाद में, ये चेंज ही इसलिए लाया गया, 20 वीक के बाद में अगर वो पता लग रहा है कि बच्चे में ये इशू है, इसकी वजह से मदर भी सफ़र कर सकती है और फिर भी अबॉर्ट करने का परमिशन नहीं मिल रहा है बिकॉज 20 वीक्स पास ऑन हो गए हैं, तो फिर क्या किया जाए? तो इसलिए ये वाली फिर अमेंडमेंट लाया गया था। तो मैं बहुत ब्रीफ में समझाने की ये सारी चीज़ें आपको कोशिश करती हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा आपका ब्रॉड होता जाए, होराइजन समझ बढ़ती जाए चीज़ों को लेकर के, ठीक है जी। ये था आज का पूरा सेशन। अब हम चलेंगे रिविजन क्वेश्चंस की तरफ, और मैंने नहीं बताया ना आज आपको कि PDF कहाँ मिलेगा, नहीं बताया। आज जो भी आप पढ़ोगे परचम टेलीग्राम पे उसका PDF मिल जाएगा। हाँ, कल मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, हिंदी स्लाइड्स डाली थी, सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आया कि मैम यहाँ मत डालो, आप हिंदी PDF भी 12 बजे अराउंड प्रोवाइड करवा दो, तो वही किया जाएगा आज से। इंग्लिश PDF आपको मिलता ही है, मिल गया होगा, हिंदी PDF भी मिल गया होगा, तो दोनों बच्चे आराम से पढ़ लीजिएगा। और परचम टेलीग्राम से लेने में प्रॉब्लम हो तो परचम ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में भी अवेलेबल है। वीकली मैगजीन parchamclasses.in पे मिल जाएगी लेना हो तो, और मंथली मैगजीन जो इस महीने की 7 मार्च तक आएगी, कहाँ से मिल सकती है? parchamclasses.in से मिल सकती है। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है CA का तो ऐड हो ही जा रहे हैं सारे पॉइंट्स। PDF बैंक भी है, तो बाकी जो भी कुछ आप YouTube पे पढ़ रहे हो सबके PDF जुड़ते जा रहे हैं। जिन बच्चों को नहीं पता, ये दोनों आप परचम ऐप से ले सकते हो। कोई भी कोर्स सब्सक्रिप्शन चाहिए तो परचम ऐप पे चले जाइए। चलो चलो चलो, टाइम है हमारे क्वेश्चन आंसर खेलने का। पहला क्वेश्चन, विच इंडियन पेट्रोलियम कंपनी रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स पार्टनरशिप विद चैंपियन नीरज चोपड़ा एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर स्पीड पेट्रोल वेरिएंट? यानी कि हाल ही में किस भारतीय पेट्रोलियम कंपनी ने अपने प्रीमियम पेट्रोल संस्करण स्पीड को के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे नीरज चोपड़ा जी को अपॉइंट किया? कौन सी कंपनी थी? BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, अगला सवाल, व्हाट इज जूस जैकिंग? जूस जैकिंग क्या है?
अनऑथराइज्ड एक्सेस टू फोन कॉल्स, हैकिंग इनटू मोबाइल बैंकिंग ऐप, और भी चीजें हो सकती है, टेम्परिंग विद पब्लिक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स टू स्टील डेटा, इंटरसेप्टिंग टेक्स्ट मैसेजेस। ये तीनों तो अधूरी अधूरी बातें हैं, है ना, लेकिन ये राइट है। सो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स के साथ में टेम्परिंग करना। देन व्हाट इज द असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू होमलेस पुअर इंडिविजुअल्स अंडर इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम। इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम जो है उसमें होमलेस लोगों को, गरीब लोगों को क्या असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी? 5 लाख कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है 5 लाख अलॉन्ग विद हाउस प्लॉट। जिनके पास प्लॉट नहीं है और जिनके पास प्लॉट है उनको 5 लाख दिया जाएगा। ओके, हुज फॉर्मर वर्ल्ड रिकॉर्ड डिड बेंसन किप्रूतो ब्रेक इन टोक्यो मैराथन। बेंसन किप्रूतो जीते हैं पर रिकॉर्ड किसका तोड़ा ये पूछा जा रहा है आपसे। बताओ, एक इंटरेस्टिंग सा सरनेम था किपचोगे, किपचोगे। सो एल्यूड किपचोगे का इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया। Which state in India has recently emerged as the first to issue 5 crore आयुष्मान कार्ड under ABPM-JAY, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड इशू करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना था जी? सबसे ज्यादा आबादी वाला उत्तर प्रदेश। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। Who became the first player to win consecutive titles in Mexico Open since 2012? 2012 के बाद लगातार मैक्सिकन ओपन टेनिस जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? एलेक्स दे मिनोर किसको हराया? कैस्पर रूड को। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस, है ना, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? गांधी जी के 3 बंदर 3 मार्च को। ओके, एंड देन दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। बड़ा दिख रहा है, पढ़ो ढंग से, आंसर करना अच्छे से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जीआई टैग्ड प्रोडक्ट। 3 स्टेटमेंट मैंने आपको जीआई टैग से रिलेटेड दिए हैं, आपको बताना है इनमें से ऑप्शन। रीसा टेक्सटाइल इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल असमीज अटायर। रीसा टेक्सटाइल असम का है क्या? अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग मिला है राजस्थान से। अंबाजी व्हाइट मार्बल को राजस्थान से मिला है क्या? रतलाम रियावान लहसुन को जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश से। रतलाम रियावान लहसुन को मध्य प्रदेश से मिला है क्या जीआई टैग? ये 3 स्टेटमेंट है। अब आपको बतानी है कौन सी सही है और अकॉर्डिंगली आपको इन चारों में से एक ऑप्शन पिक करना है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आई विल बी सीइंग यू टुमारो एट द सेम टाइम, दैट इज 12 in the noon. Until then, take very good care of yourself. Bye bye.